नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में एक इलाका है जांजगीर चांपा, और थाना है बरभांडा। यहां पर 9 जनवरी 2024 को दो लड़कों के परिजनों ने, जिनमें से एक लड़का 11वीं का और एक लड़का 9वीं का छात्र था, इनके परिजन बदहवास थाने पर पहुंचे, नवागढ़ थाने पर, और इन्होंने बताया कि साहब फलां स्कूल में हमारे बच्चे, एक का नाम राजेश और दूसरे का नाम दीपक टंडन और राजेश यादव 11वीं का और दीपक टंडन 8वीं का, कि साहब ये लड़के 2 दिन से लापता हैं। हमने सब जगह देख लिया, घर से ये कुछ बता के चले नहीं थे, दोनों एक साथ निकले थे, मोटरसाइकिल से थे। उसके बाद से न इनकी मोटरसाइकिल का पता लग रहा है, न इन दोनों का पता लग रहा है। स्कूल गए थे, स्कूल से वापस आ गए, घर पहुंचने के बाद ये कहाँ गए नहीं पता लग रहा है, और परेशानी की बात है। देखिए, मेट्रो सिटीज में ये घटना पुलिस शायद बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, कि अब बच्चे हैं, शाम को निकले होंगे, मॉल में चले गए होंगे, दोस्तों के साथ कॉफ़ी हाउस चले गए होंगे, घूमने की हजार जगहें हैं, लेकिन एक बहुत छोटे से टाउन जहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई मॉल भी होगा, वहाँ से अगर 2 बच्चे गायब हो जाएं, नाबालिग, तो ये घटना इसका संज्ञान पुलिस वालों ने तुरंत ले लिया। पता लगा दोनों बच्चों के पास मोबाइल भी था, और मोबाइल भी शाम से बंद है, करीब 6:30 पौने 7 बजे से, और दोनों का मोबाइल एक साथ बंद है। इसका मतलब ये साथ ही साथ हैं, जहां कहीं गए होंगे साथ साथ गए होंगे। फिर दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल की स्टडी हुई। पुलिस कयास लगा रही थी, चूंकि स्कूली बच्चों का था, सभी जो क्लास के बच्चे हैं, जो मोहल्ले के बच्चे हैं, उनसे इनकी दिन भर रात भर, किसी 10th से 12th समझ लें आप, जो बिल्कुल नई उम्र, बिल्कुल अधकचरी उम्र जिसे कहते हैं, इनके बच्चों की सीडीआर के एनालिसिस देखते ही लग जाता है कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होगी। 1-1 मिनट की, आधे-आधे मिनट की बात, और हर समय ऐसा लगता है कि मोबाइल पर ही रहे होंगे। पुलिस जितने लोगों से घटना वाले दिन बात हुई उन सबको बुलाया, लोकेशन नोट कराई, लोकेशन के बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन किया, एक एक करके लड़के, उनके पेरेंट्स बुलाए जाते रहे थाने पर, पूछताछ हुई, कब देखा, कहाँ देखा, क्या बात हुई, अंतिम बार कहाँ थे, तमाम तरह की बातें पुलिस कर ही रही थी। 3-4 दिन से बहुत परेशान थी। तभी 12 जनवरी को पास के नहर में एक शव बरभांडा नहर पुल पर और दूसरा पोरी डबरी पुल पर कचरे में फंसा हुआ मिला। दरअसल नहर जैसे सीजन में खोली जाती है, जब सिंचाई का सीजन है, हर समय तो पानी भरा होने का या पानी उसमें बहने का कोई तुक नहीं है। तो 8 तारीख की शाम को उस नहर में पानी छोड़ा गया। सब सारे कैलकुलेशन हुए कि साहब बंद करा दीजिए, खुलवा दीजिए, और जितना उसका कचरा रहा होगा, जब पिछले 2 महीनों से, जब खेती का सीजन नहीं था, पानी बंद था, जब पानी छोड़ा गया तो नहर की तलहटी में जितना कूड़ा करकट और तिनके, नहर की पटरियों में जो
पेड़ लगे होते हैं, उनके पत्ते, उनकी लकड़ियाँ एक साथ जब बहते हैं, तो ये अपने साथ उन दोनों शवों को भी ले गए और पुल के नीचे ये सारा सारा कूड़ा-करकट शुरुआती दिनों में जब पानी का बहाव शुरू होता है, तो लग जाता है। गाँव के लोग या नहर के आस-पास रहने वाले सब लोग जानते हैं। तो इन्हीं दोनों नहर के पुलों पर कूड़े में फंसे हुए दोनों शव मिले। गांव वालों ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस आई, शव को बाहर निकलवाया। गांव के पास का मामला था। फौरन हल्ला हो गया कि एक इसमें राजेश यादव है, दूसरा इसमें दीपक टंडन है। हाहाकार जैसा मच गया। मैंने बताया ना, छोटी जगह में इस तरह की घटनाएं बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं सोसाइटी पर। एक कक्षा 8 का छात्र, एक कक्षा 11वीं का छात्र। पुलिस ने लोकेशन ढूंढते पुलिस ने और तेजी पकड़ी। किससे कितनी बात हुई, कब बात हुई, कहां बात हुई, तो ये पता लगा कि इन दोनों मोबाइल फोन से पिछले दिनों एक हफ्ते तक जिन जिन लोगों से बात हुई थी, उनमें से 5 लोगों के फोन, 5 बच्चों के फोन घटना वाले दिन जिस समय इन 2 बच्चों के जिनके शव बरामद हुए उनके बंद हुए थे, ठीक उसी समय इन 5 और स्टूडेंट्स के फोन भी बंद हो गए थे। ये सभी 8 से लेके 11 तक के क्लास के बच्चे थे। पुलिस को एक ऐसा लगा कि शायद ये क्लू मिल गया, उनको बुलाया, उनसे बातचीत शुरू की। बच्चे तो बच्चे ही, न तो बहुत जानकारी थी उनको कि कहाँ हम फंसेंगे। और जब अलग अलग करके बात शुरू की गई, तो बहुत ज़्यादा लोड ले नहीं पाए और बहुत जल्दी, मतलब विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ तक भी नहीं पहुंच पाए। 8 का बच्चा, 9 का बच्चा, 10 का बच्चा कितना बर्दाश्त करेगा। कभी थाने गए नहीं होंगे, लेकिन डबल मर्डर हुआ था। उन्हीं के साथ के 2 बच्चों की मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी और सिर पर, दोनों के सिर पर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट थी। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज कॉज्ड बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। लगभग दोनों की जो साइज है, यानी इंसाइज वुंड की और बाकी जो नीलगू निशान जिसे कहते हैं, कंट्यूजन्स की, इन सब में जो साइज थी वो लगभग एक तरह की थी। यानी दोनों को एक ही तरह के हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया था, लेकिन सिर की चोटों से उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों को से पूछताछ की गई, सारी चीजें साफ हो गई। जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया। अच्छा, इस बीच में जब बच्चे हाँ ना कर रहे थे, तो स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज 7 दिनों की, बच्चों के स्कूल जाते समय और स्कूल से निकलते समय की देखी गई। तो ये पता लगा कि ये पांचों एक साथ ही कई दिनों से निकल रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से। इसका भी कोई सही जवाब वो नहीं दे पाए। खैर, फाइनली उन्होंने बता ही दिया। और कारण देखिए उसका, 10वीं कक्षा में एक छात्रा पढ़ती थी। उसका आरोपियों में से एक से उसके संबंध थे, प्यार मोहब्बत था। और स्कूल के दिन तो ऐसे हैं कि किसी की तरफ आप अगर 5 मिनट तक देख भी लें, या उससे 4 कदम की दूरी पर आप 50 कदम तक चल भी लें, तो देखने वाले हल्ला फौरन मचा देते हैं। तो उससे उसका कुछ संबंध जरूर रहा होगा, प्यार मोहब्बत का रहा होगा, देखने का रहा होगा, और एक दूसरे की समझ का रहा होगा, पर था। इसी बीच में
राजेश यादव को भी हफ्ते 10 दिन तक उस लड़की को घूरते हुए, देखते हुए, पीछा करते हुए, आगे पीछे टहलते हुए, बाहर निकलकर दुकानों में एक साथ देखा गया। और उन लोगों ने देखा जिस बच्चे से उस लड़की की आत्मीयता थी। उसे ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत खराब लगी कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ रही है। अब देखिए, ये विचलित मन है, मानसिक विकार हैं, उम्र कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा, इन लोगों ने सोचा, इन पांचों का ये ग्रुप था, और खासकर उसने जिसके उसके संबंध थे, कि इसके पहले की बात और आगे बढ़े, मेरे हाथ से ये निकल जाए, फिसल जाए, इसे हम लोग मार देंगे। अब आप सोचिए, 16-17 साल की उम्र होगी आरोपियों की। एक उसमें बालिग है, बाकी सब नाबालिग हैं। इन लोगों ने तय कर लिया कि अब इसे मारना ही मारना है। पांचों नहर के किनारे जाकर बैठ गए। सबके हाथ में डंडा और सरिया थे। इनमें से एक ने राजेश को फोन किया कि भाई वो आ गई है, लड़की के लिए कहा कि वो आ गई है और वो तुमसे मिलने के लिए कह रही है, और कुछ गलतफहमियां हैं, तुम भी आ जाओ, उसको यहीं पर खत्म कर दिया जाए। वो जिसके लिए कह देगी वो उसकी मानी जाएगी। देखिए, आप टिप्पणियों को कभी अगर इन यंगस्टर्स की, लड़कियों के बारे में, अपनी कोलीग्स के बारे में, अपने साथ पढ़ने वालियों के बारे में इनकी टिप्पणियां कभी सुन लीजिए, माथा घूम जाएगा आपका। बहरहाल राजेश यादव, इसको लगा कि अकेले जाना ठीक नहीं है। इसने फौरन दीपक टंडन से कहा कि आओ चलो हम लोग चलते हैं। ये बताया कि वो मिलने के लिए उसने बुलाया है, अकेले जाना ठीक नहीं है, फलां ने फोन किया है, हम दोनों लोग चलते हैं। वो भी फौरन राजी हो गया। ये दोनों वहां पहुंचे। जो बालिग लड़का था उसमें प्रभात हेमंत बंजारे, उसने उन दोनों को रोका मोटरसाइकिल से कि आ जाओ, यहीं आ रही है वो, बस घर से चल दी है, पहुंच रही है। जैसे ही मोटरसाइकिल खड़ी करके ये दोनों उतरे हैं, छिपे हुए बाकी 4 लड़कों ने रॉड, लाठी और डंडे से दोनों को पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते दोनों को मार डाला। दोनों को कंधे पर लाद के नहर तक ले गए। नहर में पानी नहीं था। कभी कभी नहर का पानी सूख जाता है तो लोग उसमें नहर के साथ आने वाले रेत या मिट्टी के चक्कर में गड्ढे खोद देते हैं, मिट्टी ले जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, कच्ची मिट्टी ले जाते हैं कच्ची दीवारें बनाने के लिए। तो जब नहर सूखी होती है तो उसकी तलहटी में ढेर सारे गड्ढे आसपास के लोग बना देते हैं, अगर आबादी ज्यादा है अगल बगल तो। इन दोनों को ले जाके ऐसे बने हुए एक गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद तमाम पत्तियां, लकड़ियां, फूस, घास बड़ी मात्रा में उगी रहती हैं उसके नहर के अगल बगल। चूंकि ज़्यादा समय उसमें पानी रहता है, उस नमी के कारण घास बड़ी बड़ी हो जाती है। लाकर उसे डाल दिया और फिर सब हाथ झाड़ते हुए पांचों वहां से चले गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। यह घटना 7 जनवरी की है। और 2 दिन तक घर वाले पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढते रहे। जब नहीं मिले तो 9 तारीख को थाना नवागढ़ में इनकी गुमशुदगी लिखवाई गई। और इसी बीच में मैंने आपको बताया कि 8 तारीख की रात में
नहर का पानी चल गया। शुरू शुरू में नहर में वेग तो होता है, लेकिन पानी वो सक बहुत करती है, नहर सूखती है। जब वो सेचुरेट हो जाता है, उसका बेड जो कैनाल बेड होती है, जब सेचुरेट हो जाती है, तब पानी ऊपर की तरफ आता है। जब पानी नहर में ऊपर तक भरना शुरू हुआ तो दोनों लाशें पानी की धार के साथ उस गड्ढे में से उतरा के ऊपर आ गई और कचरे के साथ एक की बॉडी बरभाठा नहर पुल में और दूसरी की पोड़ी डबरी पुल पर जाकर फंस गई और ये बरामद हुई। बहरहाल पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल, जो इन लोगों ने वहीं पास में उसी झाड़ झंखाड़ के बीच छिपा कर रख दी थी, लाठी डंडे और रॉड जो वहां छिपा कर रख दी थी, और दोनों के मोबाइल, क्योंकि जिस गड्ढे में इन्होंने डाला था गड्ढा बड़ा था, बॉडी तो उतरा के ऊपर आ गई, मोबाइल उसी में पड़े रहे। गोताखोरों के माध्यम से वो मोबाइल भी उसमें से बरामद कर लिए गए। राजेश यादव की बाइक भी बरामद कर ली गई। और जो वहाँ के एसडीओपी हैं यदुमणि सिदार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आरोपी हेमंत बंजारे 21 वर्ष और प्रभात भैना, वैसे तो वो अपनी उम्र नाबालिग उम्र बता रहा है भैना, लेकिन सर्टिफिकेट्स में उसकी उम्र 2-4 दिन ही में वो बालिग हो गया, 21 साल का हो गया है। तो इन दोनों का नाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। बाकी चूंकि 3 नाबालिग हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से उनका नाम नहीं लिया जा सकता। लिहाजा ये 5 गिरफ्तार हुए, 2 को जेल भेजा गया, 3 को बाल सुधार गृह भेजा गया। आज की घटना, मतलब आप ये सोचिए कि इस उम्र में ऐसी हरकतें, पहले वही इश्क प्यार मोहब्बत इसकी बातें, फिर शक, फिर हत्या। मतलब ये बाद में जब लड़की से सब बात हुई, लड़की को भी बुलाकर पूछा गया, तो उसने बताया कि मुझे ये कभी जानकारी भी नहीं थी कि राजेश यादव मेरे पीछे भी आता है या वो एक तरफा मेरी तरफ आकर्षित है। मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। असल में उसका जो अट्रैक्शन था वो आरोपियों में से एक था, जिसे ये शक हो गया था कि राजेश यादव से ऐसा न हो कि ये राजेश यादव इस पर हाथ मार दे। बहरहाल शक हुआ, शक के बाद हत्या हुई। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल ये सब पढ़ने नहीं गए थे। पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करने के लिए स्कूल इनके लिए सबसे मुफीद जगह थी। मतलब मरने वाले दोनों में और मारने वाले 5 में से कोई भी 12वीं तक नहीं पहुंचा था। सब 8 से लेके 11वीं कक्षा के छात्र थे। अब आप सोचिए कि इस व्हाट्सएप ने, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने, स्मार्ट टीवी ने, और जो स्मार्ट टीवी के जो चैनल हैं, 4G 5G की स्पीड ने, इन सब को आप अगर मिला दीजिए तो जो तैयार होगा वो किसी भी नशे से खराब नशे वाला होगा, चाहे वो स्मैक हो या अफीम हो, उससे भी ज्यादा नशा इसमें है। और ये सब इसी नशे की वजह से व्हाट्सएप, ओटीटी प्लेटफॉर्म, स्मार्ट टीवी में दिखाई जाने वाले ढेर सारे चैनल्स और अच्छी स्पीड 4G 5G की। न तो इनकी प्यार मोहब्बत की उम्र थी, ना ही हत्या जैसे घोर अपराध की उम्र थी। दोनों मृतक और 5 आरोपियों के पास मोबाइल बरामद हुए। 7 मोबाइल ये और 1 मोबाइल जो लड़की का बाद में पता लगा जिसकी सीडीआर निकली। क्लास 8th वाले के पास भी मोबाइल बरामद हुआ और इसी मोबाइल की कॉल डिटेल और एक्टिविटी से पुलिस इन 5 तक पहुंच पाई। वरना अगर कुछ दिन तक पानी ना आता या कम पानी रहा होता या झाड़ झंखाड़ न रहा होता तो ये बॉडी बह के जाने कहाँ जाती और कभी पता न लगता कि वो बच्चे दोनों कहाँ गए।
और इसी कॉल डिटेल और इसी मोबाइल से सबकी अंतरंगता स्पष्ट हो गई, कौन किससे कितनी कब और कहां कहां बात करता था। सारी एक्टिविटी स्कूल में। अच्छा, मैंने बार बार कहा, तमाम एपिसोड्स में कहा कि अपरिपक्व या अधकचरी उम्र और विचलित मन को अगर इंटरनेट की दुनिया मिल जाए तो उसे खराब ही होना है। मैं बार बार कह रहा हूं, सबके लिए नहीं। अपरिपक्व उम्र या अपरिपक्वता जो होती है, मेच्योरिटी नहीं होती, और उम्र का वो पड़ाव जिसे अधकचरी उम्र कहते हैं, गदह पचीसी वाली उम्र कहते हैं मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में, और जिसका मन विचलित हो रहा हो, अगर वो घुसा इंटरनेट में तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छा कुछ नहीं होना है, बुरा ही बुरा होना है। मैंने एक एपिसोड में ये भी बताया था कि बच्चों को स्कूल में मोबाइल न ले जाने दें। पेरेंट्स के लिए ये सलाह दी थी कि भाई स्कूल में मत ले जाने दीजिए इन्हें, और घर पर भी जब वो इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा सतर्कता से उन पर नज़र रखिए। क्यों कोने में जाके बात कर रहे हैं, क्यों स्कूल से आते ही छत पे चले जाते हैं, क्यों कॉल आते ही उसको पहले काट देते हैं, फिर 1 मिनट बाद बाहर जाकर, घर के भी बाहर जाके बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए। लेकिन उस एपिसोड में कमेंट्स में बहुत विरोध हुआ मेरी इस राय का। सब लोग जानते हैं कि बहुत विरोध किया गया, साहब आप ऐसे कैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि मोबाइल ने सबको खराब कर दिया। मैंने कभी नहीं कहा था ऐसा, आज भी नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा, कि साहब उसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, वही पढ़ पढ़ के लोग आईएएस भी निकल गए हैं, वही कुछ लोग हैं जो उसी से अपना पूरा कोर्स पूरा करते हैं। मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा भी कि मेहनती लड़के जिनका टारगेट फिक्स है कि हमें यही करना है, वो मोबाइल का सदुपयोग करते हैं। लेकिन वही है कि अधकचरी उम्र, अपरिपक्वता और विचलित मन, अगर इसमें उनको ये साजो सामान मिल गया तो उनको डेविएट होना ही है। ये बहस का विषय हो सकता है कि इंटरनेट से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या यूथ उससे बहक रहा है, ये बिल्कुल बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं में मानसिक विकार की जड़ यही इंटरनेट है, चाहे जिस फॉर्म में इस इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया हो। और कासगंज की एक घटना ने मुझे अचंभित किया है। सन्न रह गया हूं मैं, और अब मेरा फर्म बिलीव है कि युवाओं में मानसिक विकार, प्रदूषित मानसिकता, कामांधता और समय से बहुत पहले एब्रप्ट हार्मोनल चेंजेस, ये इसी इंटरनेट की देन है। सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ ये वही इंटरनेट और पॉर्न लिटरेचर की देन है। फायदे भी बहुत हैं इसके, लेकिन जो थोड़ा बहुत नुकसान जैसे आज की घटना में दिखाई दे रहा है, इसका प्रभाव बहुत खराब है। इस नुकसान को जो देखेगा, जो सुनेगा, वो बड़ा विचलित होगा, अचंभित होगा। कासगंज की घटना इतनी शर्मनाक है कि देखिए, मैं उस पर डिटेल कोई एपिसोड नहीं करूँगा, बहुत ही खराब है। डिटेल उसका मैंने पता किया, बहुत डिटेल में इसके बारे में पता भी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में आप खुद उसको सुने और उसके बाद समझें। 4 फरवरी 2024 को कासगंज की एसपी अपर्णा रजत कौशिक, मैं इनके बारे में बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया अफसर है। अभी तक लखनऊ में डीसीपी थी, पहला चार्ज मिला है कासगंज का। और मेरे साथ जब मैं डीआईजी रेंज और आईजी रेंज बरेली था, तो ये एसपी रूरल थी शाहजहांपुर में। फील्ड वर्कर है और क्राइम को वर्कआउट करने में बहुत इंटरेस्ट है। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को एक सूचना मिली कि एक लड़की की लाश उसके घर में पड़ी हुई है। फौरन एसओ, इंस्पेक्टर, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सबको वहां पर भेजा गया।
पूरा परिवार भी इकट्ठा था। ये पूछा गया कि घर में उस समय कब से कब तक कौन-कौन था? तो ये पता लगा कि पिछले 3 घंटे तक ये लड़की और इसका भाई, यही दोनों इस घर में थे। माँ एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई थी, पिता कहीं काम से गए थे, घर के एक आध मेंबर थे, वो भी बाहर थे। ये दोनों अकेले थे। लड़के को पकड़ा गया और इस तरह के आदमी जो ये मानसिक विकार वाले हैं, इस तरह के मानसिक विकार वाले, इनमें कोई दम नहीं होता। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 2 थप्पड़ में ही ये बिल्कुल लाइन पर आ गया। इसने कहा सब लोग चले गए थे, हम लोग सामान्य रूप से भी एक ही बेड पर हम और मेरी बहन सो रहे थे, लेटे हुए थे। बहन मेरी सो रही थी और इसी बीच मैंने ईयरफोन लगाकर एक पॉर्न मूवी क्लिप देखी और पॉर्न मूवी देखकर मैंने फौरन अपनी सगी बहन, जो उसकी उम्र में छोटी थी, नाबालिग थी। बहन की उम्र 15, लड़के की उम्र 19 साल और बहन की 16 साल थी। और वो मूवी देखने के तुरंत बाद उसने अपनी सगी बहन के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। और जब वो थोड़ा छूट पाई उसके क्लचेस से, तो उसने ये कह दिया कि मम्मी को आने दो, मैं बताऊंगी तुमने कितना गंदा काम किया है। इतना सुनते ही वो फौरन सीने पे सवार हुआ और गला तब तक दबाए रहा अपनी बहन का जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मैं कोई टीका टिप्पणी इस घटना पे नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहने के कि मैं सन्न रह गया। मैं अचंभित हूँ बहुत कि एक ही बिस्तर पर अब क्या कहा जाए। कोई नई बात नहीं है, भाई बहन हर घर में रहते हैं, सगे भाई बहन हर घर में रहते हैं। हालांकि इसके बारे में एक बात मैं और आपको बताऊँ, गांव देहात में, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में, जहाँ ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, वहाँ पर औरतें भाई बहन के एक साथ सोने पर ऐतराज़ करती हैं। कभी नहीं बहन या लड़की माँ के साथ सोएगी और 2 भाई 3 भाई हैं तो एक साथ सोएंगे, कभी बहन को साथ में नहीं सोने देते। कोई उनके मन में विकार नहीं है पेरेंट्स के या पुराने लोगों के, लेकिन कभी कोई बात होगी, बड़े बुजुर्ग कहते रहे और उसको लोग फॉलो करते हैं। आज भी ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण अंचल में ये प्रैक्टिस अमल में लाई जाती है। शहरों में तो देखिए पॉसिबल नहीं है। फ्लैट है, 2 ही कमरे हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, हो सकता है बुजुर्ग दादा दादी भी हों, कहाँ जाएंगे। पर अगर उनमें से कोई भी इस तरह की जिसकी आदत हो गई है, वो इस तरह की क्लिपिंग्स और मूवी देखने की, बहुत ही डेंजरस है ये। हालांकि इसमें माँ की लापरवाही भी थी। जब सब लोग जा ही रहे थे तो बेटी को भी साथ में ले जाते, क्यों अकेला उसे छोड़ा। हम तो कहते हैं भाई ने ऐसा किया, मान लिया थोड़ी देर के लिए भाई ही किसी काम से चला जाता और तमाम लोग ताक में बैठे रहते हैं, कोई भीतर आ जाता, बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करता, तो इसलिए थोड़ा सा निगाह रखने की, थोड़ी सी सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है। वरना इस घटना के बारे में मैं कह तो रहा हूँ कि अब क्या कहूँ मैं इसके बारे में। इसीलिए मेरा फर्म बिलीव है कि ये इंटरनेट, ये नेटफ्लिक्स का नाम गलत लिया मैंने, ये स्मार्ट टीवी में आने वाले ढेर सारे सीरियल्स, बढ़िया स्पीड, गांव देहात में भी बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, लगाया और देखते रहे। और उम्र अधकचरी, मन अपरिपक्व, और जैसे ही देखा बस भूत सवार हो जाता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।